इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है नीट के एग्जाम में एंड जहां से आप अपने 60 नंबर तक लॉक कर सकते हो। यस बेटा। एंड जैसे कि आप बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम इस बार जो भी आप स्मार्ट रिवीजन कराओगे, आई थिंक दिस इज द 4th वीडियो ऑन स्मार्ट रिवीजन, जहां पे मैं आपको जो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं उनको बहुत क्विकली, बहुत ही क्रिस्प मैनर में मैं आपको उनका रिवीजन करवा रही हूं। अब आप लोगों ने बोला कि मैम अब जो अगला आएगा ना उसमें आप प्लीज प्लांट फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स के टॉपिक्स करवाना। तो इस वीडियो में ना बेटा मैंने सिर्फ प्लांट फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स के टॉपिक इंक्लूड करे हैं, तो लास्ट तक देखना क्योंकि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एंड बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, आपको एक चीज बता दूं कि इस चैनल पे ना अभी रिसेंटली मैंने एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस के थ्रू रिवीजन करवाया है पूरी की पूरी 11th का, ये देख लेना। और फिर उसके बाद मैंने 200 क्वेश्चन कराए हैं 11th के, फिर बेटा सिमिलरली 12th के लिए करा है। और आज हम 12th के 5:30 बजे 12th के 200 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये सेशन भी आप सबको लगाना है। और मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आप मेरा टेलीग्राम इस कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऑल्सो मैं इस जो मेरा टेलीग्राम है उसका लिंक कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले ना हम बात करेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है? फॉस्फोरिलेशन इज सिंथेसिस ऑफ एटीपी। फोटो मींस लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का बनना इज फोटोफॉस्फोरिलेशन। जो शक्ति किसके पास है? क्लोरोफिल के पास। ओनली क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए के भी कुछ मॉलिक्यूल ही ऐसा कर सकते हैं कि वो सनलाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल एनर्जी में, और वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो जेड स्कीम दे रखा है या फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ना बच्चों आपके दोनों तरह के फोटो सिस्टम काम करते हैं, फोटो सिस्टम 2 भी, फोटो सिस्टम 1 भी। अब फोटो सिस्टम 2 जो होता है ना वो P680 है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आपका ये क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है ना दैट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वो 680 तक एब्जॉर्ब कर रहा है। उससे ज्यादा अगर तुमने कर दिया ना तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको हाई एनर्जी चाहिए होती है। क्योंकि जैसे वेवलेंथ ज्यादा हुई तो इसको एनर्जी उतनी नहीं मिलेगी, ये मतलब इनएक्टिव हो जाएगा। सो फॉर दिस टू वर्क हमें 680 से ज्यादा की वेवलेंथ नहीं लेके जानी है, तो ये पहले आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 बाद में होगा, नेचुरली 700 तक जो एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो बाद में ही होगा। ओके, नाउ इट ऑल्सो हैज फोटो सिस्टम के पास और क्या होते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट तो खुद से अपना जो सनलाइट है उसको चेंज नहीं कर सकते एटीपी में, वो काम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन सेंटर का है, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल का है, तो ये उसको दे देंगे रिएक्शन सेंटर को, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को ये सब अपनी भी एनर्जी दे देंगे, क्योंकि ये डिफरेंट वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उसको एनर्जी दे दी। अब इतनी एनर्जी आने के बाद ये जो हमारा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल था ये भैया हो जाता है एक्टिवेट, हो जाता है एक्साइट एंड इट स्टार्ट रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे क्या खेल है? बस इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं वो याद रखना है। कैसे याद रखोगे वो तुम? फिर प्लास्टर लगा साइकिल से गिरकर, किसको? बॉयफ्रेंड को। किसके? प्रियंका चोपड़ा के। क्यों? बहुत फन कर रहा था, तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर से हो गया फ्यूफाइटिन, फ्यूफाइटिन के पास जाएगा, प्लास्टर से हो गया प्लास्टोक्विनोन, इसके बाद जाएगा साइकिल से आ जाएगा क्या? साइटोक्रोम B6F, बॉयफ्रेंड का BF B6F, एंड देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा पीसी, प्रियंका चोपड़ा नहीं, प्लास्टोसाइनिन के पास। ओके, प्लास्टोसाइनिन के पास। तो दिस इज योर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, फ्यूफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F एंड प्लास्टोसाइनिन, एंड यहां पे तुम्हारा एक एटीपी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे NADPH भी बनता है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। अभी तुम रुको, इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं तो अभी यहां पे रुक जाओ, इस यहां तक रुक जाओ। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा अभी हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ इतने में फोटो सिस्टम 1 भी एक्टिवेट हो गया और उसको वो भी एक्साइट हो गया, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, एंड देन इट आल्सो स्टार्ट रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? याद करो, फन गिर गया था, है ना? प्रियंका चोपड़ा का बॉयफ्रेंड क्यों बहुत फन कर रहा था। अब फन यहां पे आएगा, फन का मतलब है F, U से कुछ भी नहीं है, NN, तो F से फेरिडॉक्सिन के पास जाएंगे पहले, फिर NADP के पास जाएंगे, फिर NADPH के पास जाएंगे, और NADP से NADPH बनने का जो कार्यक्रम है वो कौन अंजाम देता है? FNR एंजाइम, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। ओके, अब बेटा क्या होता है ना कि ये जो प्लास्टोसाइनिन था इसका इलेक्ट्रॉन तो यहां चला जाता है, तो फोटो सिस्टम 1 जो है ना वो तो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल रिडीम कर लेता है, उसका तो सब बैलेंस हो जाता है।
इसने जो ये इलेक्ट्रॉन लूज करा यहां से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फोटो सिस्टम 2 का क्या, अब फोटो सिस्टम 2 के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जुड़ा हुआ है, दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर या फिर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड है। जहां फोटो सिस्टम 2 होगा वहीं पे पानी टूटेगा, वहीं पर ऑक्सीजन निकलेगी, वहीं पर प्रोटॉन बनेंगे, वहीं पर इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसके पास, फोटो सिस्टम 2 के पास। अब ये भी बैलेंस हो गया। अब वाटर जो है वो टूटा था तो प्रोटॉन भी आए, प्रोटॉन चले जाएंगे ल्यूमेन में। एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर कराने के लिए हमारे पास मैंगनीज एंड क्लोराइड आयन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये जो FNR है ना बच्चों, ये कहां लोकेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये लोकेटेड है स्ट्रोमा साइड ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, मतलब स्ट्रोमा की तरफ ये लोकेटेड है। नाउ कमिंग टू साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, स्ट्रोमा साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में सिर्फ अपना फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट है, और ये कहां होता है, स्ट्रोमा लेमेले में होता है। ये कहां होता है, स्ट्रोमा लेमेले में होता है। अब बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही है, लाइट आएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, निकल गए, फिर उसके बाद सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, FRS एक्सेप्ट करेगा। FRS क्या है, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट। फिर उसके बाद आपका ये चेन चलेगा, फेरिडॉक्सिन, देन योर साइटोक्रोम B6, देन साइटोक्रोम F, और फिर प्लास्टोसाइनिन, एंड फिर इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में आपका एक ATP भी बन जाएगा। तो क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन जहां से शुरू हुआ वहीं पे आ गया, तो इसको साइक्लिक बोलते हैं। नाउ द डिफरेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस क्या है, नॉन साइक्लिक में दोनों के दोनों ऑपरेट करते हैं, साइक्लिक में सिर्फ एक फोटो सिस्टम 1। नॉन साइक्लिक में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, जो कि यहाँ पे एब्सेंट है। नॉन साइक्लिक में ADP एंड NADPH बनता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है। ये Z स्कीम हम इसको बोलते हैं, एंड इसको हम साइक्लिक ही बोलते हैं। ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होगा, ग्रेना में होगा, ये स्ट्रोमा लेमेले में होगा। ये प्रिमिटिव टाइप है, बैक्टीरिया में भी यही मिलता है। अब बात करते हैं कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कि ये ATP कैसे बनता है। द कॉन्सेप्ट या फिर जो हाइपोथेसिस है, इट वाज गिवन बाय पीटर मिशेल। अब ये थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में ही ये फोटो सिस्टम 1, साइटोक्रोम एंड दिस फोटो सिस्टम 2 ये सब एम्बेडेड है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये जो थाइलेकॉइड का ल्यूमेन है ना, ये जो इसकी ये कैविटी सी है, ठीक है, इसके अंदर हमें बहुत सारे प्रोटॉन भर देने हैं। क्योंकि अगर मैंने यहां पे बहुत सारे प्रोटॉन भर दिए ना, तो उनका बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ ATP सिंथेज के थ्रू जाता है, और जब वो यहां से निकलेंगे ना, तो ये ATP सिंथेज का जो हेड है वो रोटेट होगा, और उसकी वजह से ATP बनेगी। तो ये सारा कुछ हम क्यों करवा रहे हैं, ताकि ये प्रोटॉन यहां से निकले और ATP बने। लेकिन मुद्दा तो ये कि यहां पर प्रोटॉन्स को कैसे एक्यूमुलेट करवाया जाए, तो 3 कारण से होगा। देखो, एक कारण तो तुम्हें अभी याद होना चाहिए, फोटो सिस्टम 2 के पास वाटर की स्प्लिटिंग हुई थी, पानी टूटा था, तो यहां पे प्रोटॉन बने थे, और मैंने क्या बोला था, ल्यूमेन में चले गए थे, तो ल्यूमेन में यहां से प्रोटॉन गए। फिर प्लास्टोक्विनोन की हमने बात करी थी, जो दूसरे नंबर पे आ रहा था इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए। प्लास्टोक्विनोन ना ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ठीक है। ये बोलता कि मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तो ले जाऊंगा, लेकिन ना मुझे हाइड्रोजन, मुझे प्रोटॉन्स भी लेके जाने हैं। तो हमने बोला ठीक है, ले जा, कोई बात नहीं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है ना, तो ये प्रोटॉन ले आता है, और प्रोटॉन को यहां छोड़ दिया, ठीक है, यहां छोड़ दिया। तो दूसरा कारण जिसके कारण से प्रोटॉन यहां एक्यूमुलेट हो गए। तीसरा कारण इज द FNR, जो NADP को NADPH में कन्वर्ट कर रहा था। दिस ऑल्सो पिक्स प्रोटॉन, और कुछ ये यहां पर छोड़ेगा, जिसके कारण से यहां पे प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा। अब प्रोटॉन की भीड़ हो चुकी है, अब ये बाहर निकलना चाहते हैं, स्ट्रोमा में जाना चाहते हैं, और वहां से जाने का रास्ता सिर्फ ये है। जब ये यहां से जाएंगे तो तुम्हें पता है यहां पे से निकलेंगे तो ATP बनेगा, ATP सिंथेज के थ्रू। ये वाला जो पार्ट है इसका ATP सिंथेज का, विच इज F0, इसको ये काम करता है चैनल की तरह, मतलब हाइड्रोजन आयन यहीं से निकल रहे हैं, ये चैनल की तरह काम करता है, ओके। और ये जो हेड है, जिसको हम C से मतलब क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम F1 पार्टिकल बोलेंगे, ये F1 पार्टिकल काम करता है सिंथेसिस ऑफ ATP का। ATP बनाना इसी का काम है, और ये किस तरफ होता है, स्ट्रोमा की तरफ होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डार्क रिएक्शन, डार्क फेज की बात करते हैं, जिसमें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। C3 साइकिल में क्या होगा, सबसे पहले तो जो रुबिस्को है, जो हमारा सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम है पूरे ब्रह्मांड में, रुबिस्को, वो रुबिस्को CO2 को पकड़ेगा और किसको देने वाला है, RUBP, विच इज द 5 कार्बन कंपाउंड, जिससे शुरू हो रहा है ये रिएक्शन।
तीन पार्ट्स हैं इस रिएक्शन के। सबसे पहला कार्बोक्सिलेशन, तो अभी हम वही कर रहे हैं। तो RuBp को इसने दे दिया, RuBp के पास 5 कार्बन है, एक कार्बन CO2 के पास भी है, तो टोटल 6 कार्बन हो गए। अब होता क्या है ना कि जब ये 6 कार्बन मिलते हैं ना तो एक 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। पहला प्रोडक्ट बेटा 6 कार्बन का ही होता है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है। पर हमारा क्वेश्चन आता है स्टेबल प्रोडक्ट पे, तो वो टूट जाता है, जल्दी से टूट जाता है, टूटता है और क्या बना लेता है, 2 मॉलिक्यूल बनाएगा 3PGA के, क्योंकि ये 3 कार्बन के हैं, तो 6 कार्बन का एक कंपाउंड टूटेगा तो 3 कार्बन के बनाएगा, तो 2 बनेगा ना, 2 बन गए। अब दूसरा स्टेप, दैट इज रिडक्शन। दूसरा स्टेप इज रिडक्शन। अब यहां पे जो तुमने ATP बनाई थी, NADPH बनाया था, वो यूज होगा, क्योंकि तुम्हारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं 3PGA के, तो एक के लिए एक ATP, 2 के लिए 2, एक के लिए एक NADPH, 2 के लिए 2, तो यहां पे अपने 2 ATP 2 NADPH लग जाएंगे रिडक्शन वाले स्टेप में, एंड 3PGA विल गेट कन्वर्टेड इनटू G3P। G3P वो भी 3 कार्बन का ही कंपाउंड है, इसलिए वो भी 2 ही बनेंगे। एंड इसको तुम ट्रायोज फॉस्फेट भी बोल सकते हो, तुम्हारी बुक में ट्रायोज फॉस्फेट लिखा हुआ है। अब क्योंकि एक साइकिल है, तो जहां से तुमने शुरू करा था वहां पे अंत भी होना चाहिए, तो रीजनरेशन होगा। रीजनरेशन करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होगी, तो एक ATP यहां पे यूज हो जाता है और फिर आपका 5 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा RuBp। लेकिन एक चीज नोटिस करो, यहां पे तो टोटल 6 कार्बन थे, एक 5 कार्बन आपके यहां पे चले गए RuBp पे, तो एक कार्बन तो बचा, एक कार्बन तो बचा, लेकिन मुझे तो ग्लूकोज बनाना है, तो मुझे ये साइकिल 6 बार चलाना पड़ेगा, 6 बार चलाना पड़ेगा। एंड इसी कारण से एक साइकिल में क्योंकि 3 ATP लगते हैं, तो 6 में लग जाएंगे 18, एक साइकिल में क्योंकि 2 NADPH लगते हैं, तो 6 में लग जाएंगे 12, सो 12 NADPH एंड 18 ATP चाहिए होते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। नेक्स्ट इज C4 साइकिल, जिसको हम हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, CO2 कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं। दिस इज, अच्छा ये C4 प्लांट जो होते हैं, इनमें भी मेन पाथवे बायोसिंथेसिस करने का, ग्लूकोज बनाने का सिर्फ C3 है। C3 ही करता है ये काम, कोई और नहीं कर सकता। C4 प्लांट में भी C3 चलेगा, मतलब सब प्लांट में ये चलेगा ही चलेगा, चाहे कोई C4 प्लांट है, C3 है या कैम है, कुछ भी है, C3 तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे ना एक स्पेशल तरह का अरेंजमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्रैन्स एनाटमी। बाहर की तरफ तुम देख रहे हो मेसोफिल के सेल्स हैं, सेंटर में बिल्कुल हम देखें तो क्या है, वेस्कुलर बंडल है, उनके बाहर ये बड़े बड़े मोटे मोटे सेल वॉल वाले क्या है, बंडल शीथ सेल्स। अब यहां से मुझे एक चीज तो पता चल गई कि बंडल शीथ सेल आर बिगर इन साइज, है ना, इनका जो सेल वॉल है वो भी थोड़ा मोटा सा है। ऑल राइट, और ये जो अरेंजमेंट है इस तरीके का, इसको हम बोलते हैं क्रैन्स एनाटमी। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रैन्स एनाटमी बोलते हैं। ओके, जो बंडल शीथ के सेल्स है ना, ये दे आर इम्परवियस टू गैसेस, यहां से गैस नहीं पास हो सकती, मतलब अगर यहां कोई गैस है ना वो यहां नहीं आ सकती, अगर यहां पे कोई गैस है तो वो यहां नहीं जा सकती, गैस नहीं आ सकती इधर, गैस का एक्सचेंज नहीं है। हाँ, ऑर्गेनिक एसिड वगैरह, लिक्विड वगैरह का उसका एक्सचेंज हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे। तीसरी बात, जो क्लोरोप्लास्ट हैं उसके अंदर ए ग्रेनल, जो थाइलोकॉइड्स है ना वो अलग अलग ही है, ग्रेना नहीं बना रहे, वो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट तो है लेकिन वो ए ग्रेनल है, अलग अलग है, ग्रेना नहीं बना रहे, ग्रेना नहीं बना रहे। नाउ अब ये जो आपका C4 साइकिल है ये होता है 2 सेल्स में, मीजोफिल सेल, बंडल शीथ सेल। ये देखो, ये मीजोफिल सेल, ये बंडल शीथ सेल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है यहाँ पे, इन केस ऑफ C3 साइकिल इट वाज RuBp, इन केस ऑफ दिस इट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, 3 कार्बन का कंपाउंड, एक CO2 आएगा, 4 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा, पहला स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का है। कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है यहाँ पे, पेपकेस या फिर पेप कार्बोक्सिलेज या फिर पेप को भी इसको हम बोल देते हैं। ओके, अब ये 4 कार्बन का कंपाउंड बन गया पहला स्टेबल, उसके बाद इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मैलेट या फिर एस्पार्टिक एसिड में या एस्पार्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब ये जो मैलेट है ये जाएगा बंडल शीथ सेल में। मैलेट इज लाइक गुल्लक, गुल्लक में हम पैसे इकट्ठा करते रहते हैं, फिर जब हमें लगता है भर गए तो उसे तोड़ देते हैं और पैसे निकलते हैं, तो हम भी इसे तोड़ देंगे, इसे तोड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैलिक एंजाइम। ये टूटेगा CO2 एंड पायरुवेट में। तो अब ये जो CO2 में टूटा, ये CO2 को कौन पकड़ लेगा, रुबिस्को, और केल्विन साइकिल यहाँ पे चला देगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे केल्विन साइकिल कहाँ होता है, वो होता है बंडल शीथ सेल में। अब ये जो पायरुवेट बना है ना बच्चों, ये जो पायरुवेट बना है ये वापस जाएगा मेसोफिल सेल्स में, और इस पायरुवेट को जब हम कन्वर्ट करते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में तो मेरे 2 ATP और लग जाते हैं। तो वो देखो
अगर मैं C3 की बात करूं तो यहाँ पे जो एटीपी लग रहे थे एक साइकिल में वो तो लग रहे हैं, लेकिन उसके अलावा 2 एटीपी और लग रहे हैं हर एक साइकिल में, और 6 साइकिल चलाने होते हैं तुम्हें, तो 2 × 6 12 एक्स्ट्रा एटीपी लग जाएंगी यहाँ पे। टोटल एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 30 एटीपी लगेंगी। तो CO2 को कॉन्सेंट्रेट जो तुम कर रहे हो ना वो फ्री में नहीं हो रहा, उसके लिए पैसे खर्चने पड़ रहे हैं। अगला बेटा ग्लाइकोलिसिस, जिसको हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिस वॉज गिवन बाय एम्डन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। यहाँ पे पार्शियल ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे। ऑक्सीजन हो ना हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, उनके साइटोप्लाज्म में ही होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। ग्लाइकोलिसिस सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में होता है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे एनारोबिक है, चाहे एरोबिक है, कोई भी है, सबके में होगा। ओके, नाउ अब क्या होगा? सुक्रोज, क्योंकि प्लांट की बात कर रहे हैं, सुक्रोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टेज। 2 फेजेस हैं, जैसे जब तुम नीट की तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम पे तुम पैसे दे रहे थे, शायद कहीं कोचिंग ले रहे होगे, या फिर अगर ऑनलाइन भी ले रहे होगे तो हाँ वहां पे भी पैसे देंगे, या फिर ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स पढ़ रहे होगे, उसके लिए भी आपके पास फोन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, तो पैसे तो लग ही रहे हैं। सो दैट इज द प्रेपरेटरी फेज। और जब तुम डॉक्टर बन जाओगे, जाने माने दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर बन जाओगे, तो तुम पैसा कमाओगे, तो दैट इज द पे ऑफ फेज। अब बेटा ये पूरा तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस है, देखो इसको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो ग्लूकोज which is a 6 कार्बन कंपाउंड enters the cell, और सेल उसको पकड़ के रखने के लिए उसको कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। पहला और तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज, जिसको मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है अपनी एक्टिविटी के लिए। अब ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज में, अपने आइसोमर में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक फॉस्फेट वो भी लेगा, तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ 1 एटीपी। तो एटीपी पहले और तीसरे स्टेप में यूज हो रही है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो एंजाइम लगता है दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। दिस इज द एंजाइम दैट डिसाइड्स द स्पीड ऑफ द ग्लाइकोलिसिस कि भाई कितना जल्दी कितना स्लो चलेगा। फिर ये जो क्या कहते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P, या फिर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जिसको मैं पागल बोलती हूं, जो अपने आइसोमर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, अब ये जो G3P था ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, बड़े पागल में, इसको बोलते हैं बड़ा पागल। अब जब तुम छोटे पागल से बड़ा पागल बन रहे हो तो थोड़ी एनर्जी भी बना लो, ठीक है। NAD के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ेगा तो NADH बन जाएगा। लेकिन बेटा क्योंकि ना हमारे पास 6 कार्बन का कंपाउंड था, इधर देखो ये 6 कार्बन का था ना फ्रक्टोज, ये टूटता है ट्रायोज फॉस्फेट बनाता है जो कि 3 कार्बन का है, तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे ना, तो इसलिए हर जगह पे आपके पास 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अब एक NADH तो 1 से बना, 2 से 2 बन जाएंगे। फिर ये जो बिसफॉस्फोग्लिसरेट था दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और यहाँ पे भी एनर्जी बनेगी। अब क्योंकि 2 मॉलिक्यूल थे तो 2 ATP बन जाएंगे। फिर म्यूटेज की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, पानी निकलेगा, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनेगा PEP। ओके, एंड देन लास्ट में इससे जब पायरुविक एसिड बनेगा तो फिर से ATP बनेगी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल थे तो 2 ATP बनेंगे। अब देखो कितनी ATP तुम्हारी टोटल बनी, चलो ये भी देख लो। इनविजिबल स्टेप कौन से हैं? स्टेप नंबर 1, 3 एंड लास्ट स्टेप। ये क्या है? इनरिवर्सिबल। मैंने इनविजिबल बोला क्या? सॉरी, इनरिवर्सिबल स्टेप है, ये वापस नहीं जाएंगे। बाकी सब देखो वापस जा रहे हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है। अब बेटा क्या हुआ कि आपने यूज तो करे 2 ATP और तुमने कमा लिए, बना लिए 4, तो नेट गेन कितना हो गया? नेट गेन कितना हो गया? 2 ATP। ना तो यहाँ पे CO2 रिलीज होता है, ना ही यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है। दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर दिस। अगर तुम्हें ठीक लगती हो तो पॉज करके तुम इसके हेल्प से याद कर सकते हो। अब हम बात करेंगे जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स में कुछ टॉपिक्स तो मैंने पहले भी करवा दिए थे, जो ये स्मार्ट रिवीजन में करवा रही हूँ। जो उसमें नहीं इंक्लूड करे वो मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस पे बड़ा ज्यादा आता है कि कौन सा ट्रेट रिसेसिव है, कौन सा डोमिनेंट है। सबसे पहले तो कितने कैरेक्टर्स हैं? 7। ट्रेट कितने हैं? 14। ओके, ट्रेट कितने हैं? 14। कौन से क्रोमोसोम के ऊपर है? ये 4 क्रोमोसोम के ऊपर है। कौन सा? 1, 4, 5 एंड 7। अच्छा जी, देखो डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये देखो बच्चों, ये आपको याद होने चाहिए, डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है। इस टेबल को पॉज करके ना एक बार देख लेना, डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अब कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस की बात करें तो यहाँ पे
जो हमारे अलील्स है ना, दो अलील्स ऐसे हैं जो दोनों साथ में प्रेजेंट है ना, नहीं तो आइडियली क्या होता है, एक रिसेसिव होता है और एक डोमिनेंट होता है। यहां पे दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही अपना कैरेक्टर दिखा रहे हैं। जैसे कि ABO ब्लड ग्रुपिंग में AB ब्लड ग्रुप, अब जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो कंट्रोल करता है जीन आई, उसके 3 अलील हैं, जीन आई के 3 अलील हैं। कौन से हैं? IA, IB एंड I इज रिसेसिव, IA एंड IB आर डोमिनेंट। ओके, अब यही अलील डिसाइड करते हैं कि हमारे आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा। ठीक है, कौन सा एंटीजन होगा यही डिसाइड करते हैं, या कौन सा शुगर पॉलीमर होगा यही डिसाइड करते हैं। ये देखो, इस तरीके से हमारे आरबीसी के ऊपर ये एंटीजन रहता है। अब ये देखो, ये अगर ए एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, अगर बी एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर ए बी दोनों हैं, अगर ए बी दोनों के दोनों हैं आरबीसी के ऊपर, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। कुछ भी नहीं है तो ओ हो जाएगा, कोई एंटीजन नहीं है तो ओ हो जाएगा। ओके, नाउ देखो, आपके पास ना 3 अलील थे, अब उनसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? एक इंसान के पास तो 2 ही अलील जा सकते हैं, एक इंसान के पास तो 2 ही अलील जा सकते हैं ना। तो देखो, या तो बेटा अगर मैं ए की बात कर रही हूं तो ए का जो जीनोटाइप है या तो ये होगा कि दोनों ही क्रोमोसोम के ऊपर दोनों डोमिनेटिंग, या फिर ये भी हो सकता है कि एक के ऊपर रिसेसिव एक के ऊपर डोमिनेटिंग, तभी भी तो ए ही बनेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं बी की, तो या तो दोनों के ऊपर ही डोमिनेटिंग या फिर एक डोमिनेटिंग एक रिसेसिव। क्या हो गया, मैं गायब हो गई हूं, वापस आ गई हूं, तो बी बनेगा। लेकिन अगर ए बी बनाना है तो एक क्रोमोसोम पे एक, एक के बी, तब तुम बन जाओगे क्या? कोडोमिनेंस वाले बन जाओगे, ए बी आ जाएगा। अब अगर दोनों ही क्रोमोसोम पे रिसेसिव आ गया तो ओ हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल जीनोटाइप कितने बने तुम्हारे? देखो, टोटल डिफरेंट तरह के कितने बने? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ये देखो यहाँ पे भी था इसलिए इसको मैंने काउंट नहीं करा है। तो 6 तरह के तुम्हारे बन गए जीनोटाइप। फिनोटाइप कितनी तरह के? 4, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ। और अगर कोई पूछ ले, ये तो चलो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक कंडीशन है, एक ट्रेट है, एक कैरेक्टर है जिसके लिए ना 4 अलील्स हैं, बताओ उसमें नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे? तो दिस इज द फॉर्मूला, प्लीज याद रखना। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आ जाओ बच्चों। डाई हाइब्रिड क्रॉस में ना हम जब 2 कैरेक्टर्स लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि मेंडल जी ने लिया था, क्रॉस करा था राउंड शेप एंड येलो कलर्ड सीड, मतलब उन्होंने सीड का कलर भी ले लिया, सीड का शेप भी ले लिया, तो 2 अलग कैरेक्टर हो गए। तो एक तो डोमिनेंट ले लिया हमने, दूसरा क्या था? रिंकल्ड शेप्ड एंड ग्रीन कलर, जो कि रिसेसिव है। इनका क्रॉस करा तो कुछ ऐसा रिजल्ट अपने पास आता है। आपको याद रखना है फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो भी याद रखना है। फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 9:3:3:1। ये जो 1 था ये पेरेंटल टाइप था, जो रिसेसिव वाला था, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये जो 9 थे, ये जो डोमिनेंट वाला था पेरेंट, उसके जैसे थे, मतलब राउंड एंड येलो। और ये जो बने ये अलग कॉम्बिनेशन के बने, मतलब ये पेरेंट के जैसे नहीं है। तो पेरेंट तो या तो राउंड एंड येलो थे या फिर रिंकल्ड एंड ग्रीन थे, और ये क्या बन गए? राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो। ओके, एंड दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो बच्चों। कैसे याद रखना है? बीच में 4 आया, साइड में दोनों तरफ 2 आ गया, फिर दोनों तरफ 1 आ गया, फिर दोनों तरफ 2 आ गया, फिर दोनों तरफ 1 आ गया। दिस इज अ जीनोटिपिक रेशियो, याद रखना। ये कोई नहीं बोलेगा कि मैं किताब में तो नहीं दे रखी। बेटा किताब में नहीं दे रखी, लेकिन तुम जीनोटिपिक रेशियो बता तो सकते हो, यहां से देख के बता तो सकते हो ना, है ना? हाँ, तो ये बातें नहीं करनी अब। ओके, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करें तो सबसे पहले है कलर ब्लाइंडनेस। सेक्स लिंक्ड है, याद होना चाहिए कि ये जो भी डिसऑर्डर है वो सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। सो दिस इज सेक्स लिंक्ड। रिसेसिव है, डोमिनेंट सिर्फ एक ही दिया हुआ है तुम्हारी किताब में, अब तुम मुझे उसका नाम, ओहो, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। डोमिनेंट एक ही है बस। ओके, तो ये क्यों होता है? नाइट कलर ब्लाइंडनेस क्यों होता है बच्चों? कलर ब्लाइंडनेस होता है या तो हमारे रेड या फिर हमारे ग्रीन कोन सेल्स ऑफ आई, ग्रीन कोन ऑफ आई वो डिफेक्टेड है। डिफेक्टेड क्यों होंगे? जीन डिफेक्टेड, जीन ठीक नहीं होगी इस कारण डिफेक्टेड है। इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, इसलिए ये एक्स लिंक्ड है। ओके, अफेक्टेड फीमेल्स 0.4% है और मेल्स 8% है। क्यों? क्योंकि अगर मेल्स के तो एक ही क्रोमोसोम एक्स है, उसके वो ही खराब निकला तो ये तो हो जाएंगे कलर ब्लाइंड।
फीमेल को कलर ब्लाइंड करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भगवान को, इसलिए वो इतनी ज्यादा कलर ब्लाइंड नहीं होती, क्योंकि उसके पास अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर गड़बड़ हुई तो दूसरा ठीक है, दूसरे से काम चला लेंगे। कैरियर होंगी वो, लेकिन बीमार नहीं होंगी, ठीक है, उस केस में, हेटेरोजाइगस केस में। सो ये मैंने यहाँ पे जीनोटाइप लिखे हुए हैं बच्चों, इसको एक बार देख लेना कि नॉर्मल का क्या होगा, कैरियर का क्या होगा, अफेक्टेड क्या होगा, ये हेल्प करते हैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स में। हीमोफीलिया, ये भी एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है। इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं। एंड सिंस क्वीन विक्टोरिया वॉज कैरियर ऑफ दिस डिजीज, तो इसको हम रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। इट इज कंट्रोल्ड बाय कैपिटल एच एंड स्मॉल एच। कैपिटल एच तो नॉर्मल होगा, स्मॉल एच होगा गड़बड़ वाला, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही है बेटा, मोस्टली जो फीमेल्स हैं वो बीमार कम होती हैं, कैरियर ज्यादा होती हैं। वही फंडा है कि 2 एक्स क्रोमोसोम है, दोनों को खराब करना थोड़ा मुश्किल है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एक तो चलो हो ही जाता है, तो वो कैरियर बन जाती है, और कैरियर बन गई तो बेटा जो है उसके लिए दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे ये जरूर देख लेना कि कैरियर अफेक्टेड फीमेल जो हैं, जो कैरियर हैं, जो मेल अफेक्टेड है, नॉर्मल है, उनका जीनोटाइप कैसा होता है। नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव, और ये एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। यहाँ पे क्वालिटी खराब हो जाती है बीटा चेन की। ये कंट्रोल कौन करता है, HbA एंड HbS। HbA नॉर्मल है, HbS सिकल सेल एनीमिया कराने वाला है। अब ऑटोसोमल जो डिजीज होती है ना, उसमें मेल फीमेल का कुछ नहीं होता, दोनों में से कोई भी कैरियर हो सकता है। ये देखो मैंने यहाँ पे कोई मेल फीमेल नहीं लिखा, दोनों में से कोई भी कैरियर हो सकता है। नॉर्मल दोनों जीन्स एकदम बढ़िया हैं, ए है। अफेक्टेड दोनों पे एस आ गया। कैरियर हेटेरोजाइगस, एक ठीक है एक नहीं है, ठीक है, कैन बी मेल कैन बी फीमेल। तो यहाँ पे क्या होता है, बीटा ग्लोबिन चेन पर 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, लेकिन वेलाइन आ जाता है, जिसके कारण बीटा चेन का स्ट्रक्चर खराब हो गया, और जो आरबीसी थे वो सिकल शेप बन गए। अब इसमें क्या होता है ना, जो मलेरिया का पैरासाइट है वो इस शेप में सर्वाइव नहीं कर पाता, तो जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है उनको मलेरिया नहीं होता। फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे बेटा जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एक अपना एंजाइम है, उस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है उसको भी हम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जीन ही बोलेंगे। अगर ये जीन खराब हो गया तो ये एंजाइम ठीक से काम नहीं करेगा, या शायद ना भी बने। तो अब होता क्या ना कि जब हम खाना खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन भी होते हैं, प्रोटीन टूटेंगे अमाइनो एसिड में, एक अमाइनो एसिड ये भी है फिनाइल एलानिन। अब आइडियली जब अपने पास PAH एंजाइम बन रहा है बॉडी में नॉर्मली, तो ये फिनाइल एलानिन कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में, फिर इससे तुम डोपामिन बना सकते हो, मेलानिन बना सकते हो एंड सो ऑन। लेकिन अगर ये एंजाइम है ही नहीं तो क्या होगा, तो फिर ये हमारी बॉडी में इकट्ठा होने लग जाएगा, या तो फिनाइल एलानिन की फॉर्म में या फिर फिनाइल पायरुविक एसिड की फॉर्म में, एंड जिसके कारण मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, हेयर लॉस हो जाएगा, ठीक है, पिगमेंटेशन हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे। एंड दिस इज ये ना किडनीज इसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करती, तो यूरिन में पास आउट हो जाता है। थैलेसीमिया अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी अफेक्ट होती है, बीटा चेन या अल्फा चेन की क्वांटिटी कम हो जाती है। तो अगर बीटा की कम हुई तो बीटा थैलेसीमिया, अल्फा की कम हुई तो अल्फा थैलेसीमिया। अब 2 तरह का है, मैंने बता दिया। अल्फा की कम हुई तो अल्फा को कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको 2 जीन कंट्रोल कर रहे हैं, HbA1 एंड HbA2। अब 2 जीन्स हैं, ठीक है, कौन से क्रोमोसोम के ऊपर है, 16 के ऊपर, 16 के ऊपर। तो देखो अपने पास 16 क्रोमोसोम तो 2 सेट्स है ना, 2 है, तो 2 जीन है, 2 + 2 कितनी होगी, टोटल 4 जीन्स हो गई। तो चारों में से किसी एक में, 2 में, 3 में, चारों में किसी में भी म्यूटेशन हो गया, गड़बड़, ठीक है, अल्फा चेन कम बनेगी। सिमिलरली बीटा थैलेसीमिया देख लो, बीटा ग्लोबिन चेन डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, HbB, और ये होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। तो क्योंकि एक ही जीन है, एक जीन क्रोमोसोम नंबर 11 का एक सेट और एक दूसरे पे, तो 2 जीन हो गई, तो एक में या दोनों में ही म्यूटेशन हो गया, तो जी हो गया काम खराब। देन सिस्टिक फाइब्रोसिस है, दिस इज ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, लंग्स को डैमेज कर देता है। बेसिकली जहां पर भी ट्यूब जैसा रहता है ना, वहां उनको डैमेज कर देता है, क्योंकि जो म्यूकस है ना, म्यूकस प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होते हैं वो उस म्यूकस को बहुत थिक और स्टिकी कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पैसेज वेज ब्लॉक हो जाते हैं, प्लग अप हो जाते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। इससे क्वेश्चन बहुत, इनफैक्ट मैंने इससे ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन देखा है। तो जी मतलब स्ट्रक्चर जो है इसका, फ्रेडरिक मिशर की बात करें तो उन्होंने पहली बार डीएनए के लिए जो टर्म दी थी वो थी न्यूक्लिन, लेकिन फिर ऑल्टमैन ने नाम दे दिया इसको न्यूक्लिक एसिड, और अब हम वही यूज कर रहे हैं। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज करा था वॉटसन एंड क्रिक ने in the year 1953. It was based on X-ray diffraction data which was given by Wilkins and Franklin. मेन पॉइंट क्या था कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो कि एंटी पैरेलल चलती हैं एक दूसरे से और जुड़ी हुई हैं किसके साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बेस पेयरिंग करते हैं, एंड दिस बेस पेयरिंग इज अकॉर्डिंग टू द शारगेफ्स रूल। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ए और टी जुड़ते हैं दो हाइड्रोजन बॉन्ड से और ए का अमाउंट टी के अमाउंट के बराबर होता है। अब ना इसको ये मैंने इक्वल टू डाला हुआ है, इसको ये मत बोलना मैम आपने ए में तो 2 बॉन्ड डाल दिए थे लेकिन यहाँ पे जी और सी में 3 नहीं डाले, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, दिस इज फॉर इज इक्वल टू, ठीक है, अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू टी, अमाउंट ऑफ सी इज इक्वल टू जी, या फिर तुम बोल सकते हो पिरिमिडीन का अमाउंट प्यूरिन्स के बराबर होता है, ठीक है। ऑल राइट, चलो जी, सेलिएंट फीचर क्या थे, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी, एंटी पैरेलल थी, एक अगर 5 to 3 है तो दूसरी 3 to 5 हो जाएगी। बैकबोन किससे बना है, शुगर फॉस्फेट से बना है। बेस जो है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। अब एक जो पूरा टर्न ले लेता है डीएनए वो कितने डिस्टेंस पे ले रहा है, 3.4 नैनोमीटर पे ले रहा है या फिर 34 एंगस्ट्रॉम पे ले रहा है। एक टन में 10 बेस पेयर होते हैं तो 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। फॉस्फेट जो है 5 प्राइम एंड पे जो फॉस्फेट है, ठीक है, 5 प्राइम एंड पे जो फॉस्फेट है वो अगले न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम पे जो OH ग्रुप है उसको अटैक करता है और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लेता है। देन ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के लिए ट्रांसक्रिप्शन का जो ये यूनिट है वो देख लो। इसमें क्या है, यू हैव दिस वन स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन के इस तरफ है प्रोमोटर, दूसरी तरफ है टर्मिनेटर। अब ये जो प्रोमोटर है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ ही जाके आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। जब तक आरएनए पॉलीमरेज यहां नहीं जुड़ेगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं होगा जी, कतई नहीं होगा जी। दिस हियर इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो ये है ना बेटा ये है कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड आपका आरएनए बनाने में हेल्प नहीं करता, इट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसको देख देख के कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस से आरएनए बनता है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज समझ लो, कहां पे टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, कहां पे कोडिंग या कहां पे प्रोमोटर होगा, कहां पे टर्मिनेटर होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोमोटर प्रेजेंट होता है 5 प्राइम एंड पे, किसके, कोडिंग स्ट्रैंड के, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे लोकेटेड होता है या फिर अपस्ट्रीम पे, एंड टर्मिनेटर 3 प्राइम एंड पे या फिर डाउनस्ट्रीम पे लोकेटेड होता है, लेकिन किसके, विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट से मत कर देना, टेम्पलेट का तो उल्टा है, टेम्पलेट के 5 प्राइम पे है और प्रमोटर 3 प्राइम पे है, तो उल्टा मत कर देना, क्वेश्चन आते हैं इस पे। ऑल राइट, अब बेटा वी हैव टाटा बॉक्स जिसको हम गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स भी बोलते हैं। अब ये जो बॉक्स होता है ना टाटा बॉक्स या फिर गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स, ये कोर पार्ट होता है प्रोमोटर का, ठीक है, ये कोर पार्ट होता है, ये सीक्वेंस ना कोर सीक्वेंस होता है प्रोमोटर का। दिस इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन। ऐसे ही प्रिब्नो बॉक्स होता है प्रोकैरियोट्स में। अच्छा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आपका आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम, और ये सिग्मा फैक्टर जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो पूरा अपना एंजाइम बन जाता है। तो सिग्मा फैक्टर बड़ा जरूरी है, सिग्मा फैक्टर ही इसको हेल्प करता है प्रमोटर के साथ जुड़ने में, और जब तक ये प्रमोटर से नहीं जुड़ेगा तुम्हें पता ही है ट्रांसक्रिप्शन शुरू नहीं होगा। ये जुड़ जाता है ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है। और जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू करना है तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए को अनकॉइल करेगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए की अनकॉइलिंग कराता है इन ट्रांसक्रिप्शन। तुम ट्रांसक्रिप्शन तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम सीधा आंसर लगाते हो हेलिकेज, क्योंकि वहां सबसे ऊपर हेलिकेज दिया होता है, वो गलत है। करेक्ट आंसर इज आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये लोकल अनवाइंडिंग करा देगा, लोकल अनवाइंडिंग कराएगा तो उसके बाद आरएनए बनाने के लिए मुझे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं,
तो ये आके लगने लग जाएंगे, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। अब पॉलीमराइजेशन जो हो रहा है या आरएनए जो बन रहा है सारा टाइम तो नहीं बनेगा, कहीं तो रुकना पड़ेगा। तो क्या होता है, रो फैक्टर आता है, रो से रुकना, रो से रो, आर से रुकना, आर से रो, ऐसे समझ लो। वो जुड़ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज को एंड तुम्हारा टर्मिनेट हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, इन पे भी बेटा बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। तो यूकैरियोट्स में 3 तरह के हमारे आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, 1, 2 एंड 3। इसको याद कैसे रखोगे, रो मत, ठीक है, रो मत। सो रो का आर, मत का एम एंड टी का टी। तो रो मत का आर ले लो, सबसे पहला जो है वो आर से क्या बनेगा, आर आरएनए। तो ये आर आरएनए बना रहा है, 28S, 18S, 5.8S, सारे 8 वाले ये बना रहा है, जिसमें 8 आता है वो यही बना रहा है। आरएनए पॉलीमरेज 2, तो दूसरे नंबर पे क्या आ रहा था, एम, तो ये क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए। ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, वो जो ताजा ताजा आरएनए बनता है जिसके अंदर इंट्रॉन्स भी, एक्सॉन्स भी और सब कुछ है। आरएनए पॉलीमरेज 3, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, टी, ओके टी। तो ये क्या बनाएगा, ट्रांसफर आरएनए। एंड जो बच्चे कुछ एक छुटपुट से हैं, अब यहाँ पे कुछ बच गए होंगे, जैसे कि 5S आरएनए बन के बच गया, तो वो ये बना रहा है। देन स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी बनाने का काम इसी को दिया हुआ है। अब बेटा ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं, जो कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाने का काम है। तो सबसे पहला स्टेप है, चार्जिंग हो जाएगी ट्रांसफर आरएनए की, या फिर अमाइनो एसाइलेशन हो जाएगा ट्रांसफर आरएनए का, क्योंकि तुम्हें एनर्जी चाहिए। तो क्या होगा, ट्रांसफर आरएनए, अमाइनो एसिड एंड एटीपी मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन वो बॉन्ड कोई बहुत तगड़ा नहीं होता है, वो टूटेगा, क्योंकि बाद में जाके उस बॉन्ड को तोड़ना है हमें, तो इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं। तो ये चार्ज हमारा क्या बन गया, ट्रांसफर आरएनए या फिर अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम इनिशिएट करेंगे, ठीक है। इनिशिएट करने के लिए इनिशिएशन फैक्टर चाहिए। प्रोकैरियोट्स के पास 3 ही होते हैं, IF1, IF2, IF3, ठीक है। यूकैरियोट्स के पास बहुत सारे होते हैं। अब पहले क्या होगा, सबसे पहले जब इनिशिएट करना है, तो छोटी यूनिट है राइबोसोम की, वो जाएगी मैसेंजर आरएनए को, देखेगी कि कहाँ पे AUG है, कहाँ पे इनिशिएटर कोडोन है। उसको पता चल गया, छोटा बच्चा है, उसको पता चल गया, उसने मम्मा को बुला लिया, मम्मा आ जाओ, सब आ चुके हैं, खाना खुल, मम्मा खाना शुरू हो गया, डिनर शुरू हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो फिर बड़ा यूनिट भी आ गया और दोनों जुड़ जाएंगे, हो गया काम। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जी ट्रांसफर आरएनए भी आ जाता है। फिर वो अपने एक और दोस्त को भी बुला लेता है कि भाई तू भी आ जा, खाना शुरू हो गया। ट्रांसफर आरएनए भी आ गया। ट्रांसफर आरएनए कहां आएगा, ये राइबोसोम है। राइबोसोम के पास 3 साइट्स हैं, A, P एंड E। ए साइट है हमारा अमाइनो एसाइल साइट, जो कि एक्सेप्ट करेगा ट्रांसफर आरएनए को, जो कि अमाइनो एसिड लेकर आ रहा है, ठीक है। पी साइट है हमारा पेप्टाइडल साइट, यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा 2 अमाइनो एसिड के बीच में। ई साइट है हमारा एग्जिट साइट, यहां से तुम निकल जाओगे, ठीक है। यहां से जो ट्रांसफर आरएनए है वो अपना अमाइनो एसिड यहां छोड़ के निकल लेगा, क्योंकि उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, फिर प्रोटीन कैसे बनाएंगे। अब देखो बच्चों, ऐसा होता है कि यहां ट्रांसफर आरएनए आया अपना अमाइनो एसिड लेके, फिर दूसरा ट्रांसफर आरएनए यहां वेट कर रहा है अपना अमाइनो एसिड के साथ, तो वो इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, वो इधर शिफ्ट होगा, ये फिर इधर आ जाएगा, फिर इसको इधर जाना पड़ेगा, ये इधर आ जाएगा, और ये बॉन्ड बना लेंगे, इनके अमाइनो एसिड मिलके बॉन्ड बना लेंगे। अब जो पहले वाला था उसने अपना अमाइनो एसिड छोड़ दिया, चला गया, ऐसे ही दूसरे वाला भी अपना अमाइनो एसिड छोड़ेगा, चला जाएगा, और ये ना आगे 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 ऐसे चलते जाएंगे, और यहाँ पे आपके ट्रांसफर आरएनए आते जाएंगे, पहले ए साइट पे, फिर पी पे बॉन्ड बनाएंगे, फिर ई से एग्जिट होते जाएंगे, एंड दैट इज हाउ योर चेन विल बिकम लॉन्गर। एंड एक और चीज बच्चों, ये जो ट्रांसफर आरएनए यहाँ आके लगता है ना, वो उसको कैसे पता यहीं पे लगना है मुझे, क्योंकि जो मैसेंजर आरएनए का यहाँ सीक्वेंस है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके पास एंटी कोडोन होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, तो उसको पता होता है कि मेरे को यहीं पे आके लगना है, तो उसको पता होता है कि यहाँ पे ये वाला अमाइनो एसिड चाहिए। तो इलॉन्गेशन हो गया, ओके। अच्छा, इस पेप्टाइड बॉन्ड का जो कैटलिस्ट कौन है, ये राइबोजाइम काम करवाता है, विच इज बेसिकली पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, विच इज अ टाइप ऑफ राइबोजाइम। बैक्टीरिया में वो राइबोसोम का 23S आरएनए वाला पार्ट है, यूकैरियोट्स में 28S आरएनए वाला पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, PYQ है ये। टर्मिनेशन क्या होगा, ट्रांसफर आरएनए जब स्टॉप कोडोन को एनकाउंटर करेगा, तो उसके लिए उसके पास कोई भी एंटी कोडोन नहीं है,
उसके लिए उसके पास नहीं, जैसे कि UAA, UGA, UAG, फिर एक रिलीज फैक्टर निकलेगा और वो जुड़ जाएगा स्टॉप कोडोन के साथ और टर्मिनेट हो जाएगा बेटा ट्रांसलेशन। और ये हो गए तुम्हारे सारे टॉपिक्स। मुझे बताना कैसा रहा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा बिकॉज जो टॉपिक्स थे तुम्हें पता ना, जेनेटिक्स एंड प्लांट फिजियोलॉजी काफी बड़े टॉपिक्स थे। ओके बच्चों, ठीक है, तो ऐसे ही तैयारी करते रहो। मिलते हैं आज शाम को 5:30 बजे, है ना, मिलेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।